आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी व्याकरण में हमने जो पिछला वीडियो जो देखा, जो बनाया, उसमें मैंने आपके लिए वर्णों का विभाजन रखा था। और जहां तक मेरा प्रयास है, मैं इसमें सारी बातें शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातें ऐसी जो एक जगह नहीं मिलेगी और वे आपको सुनने को मिलेंगी और उससे आपका फायदा होगा। तो क्यों ना आप इसको बड़ी तैयारी से देखें, बड़ी शिद्दत से देखें। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ण विचार में वर्णों के विभाजन में अगला बिंदु है उच्चारण के आधार पर वर्ण विभाजन। देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन हम करेंगे। अब मैं एक बात पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्ण देखिए, ये बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है कई बार कि वर्ण और फिर अक्षर, है ना, क्या फेर होता है इन दोनों में, क्या फर्क है, क्या अंतर है। देखिए, मैं पहले कहता हूं कि वर्ण ही अक्षर होता है, अक्षर ही वर्ण होता है, फिर भी वर्ण वर्ण होता है और अक्षर अक्षर होता है। इसका मतलब दोनों में समानता भी है और असमानता भी है। कैसे है अंतर, देखिए हम समझते हैं। हमने लिया कै और अब हम इस कै को, इसका विश्लेषण करते हैं, ध्वनि विच्छेद करते हैं। तो अब देखिए कै व्यंजन और ए। अब देखिए ये है व्यंजन, ये है व्यंजन और ये है स्वर। ये स्वर है और ये व्यंजन है। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब ये भी वर्ण है और ये अकेला भी वर्ण है। देख रहे हैं हम कि ये भी वर्ण है, कै भी, पूरा भी, और साथ में ये दोनों जिनको हमने तोड़ करके रख दिया, खोल करके रख दिया, ये दोनों भी क्या है, व्यंजन है। और ये स्वर है, ये भी क्या है, वर्ण है। ये वर्ण के भेद हैं। तो देखिए, अक्षर नाम है अक्षर। मैंने कहा कि वर्ण ही अक्षर होता है और अक्षर ही वर्ण होता है, फिर भी वर्ण वर्ण होता है और अक्षर अक्षर होता है। देखें, अक्षर में ए उपसर्ग लगा है, ए उपसर्ग लगा है, तो ए का अर्थ होता है नहीं। ए क्या कहता है, नहीं। और यह है क्षर, क्षर का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब, अक्षर का मतलब वर्ण की वह स्थिति जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें और ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सके, वह क्या कहलाता है, अक्षर। अक्षर अनेकार्थी शब्द है। अक्षर यानी ब्रह्मा भी होता है। अक्षर यानी मतलब जिसमें कोई भी वस्तु ऐसी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वह क्या है, कोई उसका क्षरण नहीं हो सके, उसमें कोई कटौती, विनाश, परिवर्तन नहीं हो सके, वह क्या, अक्षर। तो देखिए, तो अब इसमें क्या है, अब इनमें और ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों अब क्या हो गए, अक्षर हो गए। ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये क्या है, अक्षर है। लेकिन ये वर्ण के दो भेद है, इसलिए ये क्या है, वर्ण भी है। और ये अब खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं, अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, अक्षर है। इसलिए मैंने कहा कि अक्षर ही वर्ण होता है, वर्ण ही अक्षर होता है, फिर भी वर्ण वर्ण होता है और अक्षर अक्षर होता है। यह है व्यंजन है, वर्ण का एक भेद है, और ये पूरा वर्ण है, ये पूरा वर्ण है, और ये व्यंजन और ये स्वर, ये दोनों अक्षर की स्थिति में हो गए। ये अक्षर की स्थिति में नहीं है, इसलिए दोनों में फेर हो गया कि ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं है ना। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ण के भेद हैं, इसलिए ये क्या है, वर्ण है। तो वर्ण ही अक्षर है, अक्षर ही वर्ण है, लेकिन अक्षर अक्षर है और वर्ण वर्ण है। इस प्रकार इन दोनों में क्या है, अंतर है। हमें इस तरह से समझना चाहिए। और व्याकरण में कई जगह हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण। अब कई जगह लिखा होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और कई जगह लिखा होता है स्पर्श वर्ण। गौर करने की बात है, बात छोटी सी है पर ध्यान देने योग्य है। स्पर्श व्यंजन और स्पर्श वर्ण। तो अब व्यंजन है तो हमने इसको लिख दिया कै, और वर्ण है तो इसको हमने लिख दिया कै पूरा। तो इसमें कोई ज्यादा भ्रमित होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि यदि हम व्यंजन लिख रहे हैं तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना आवश्यक है, और वर्ण लिख रहे हैं तो हम वहां हलंत नहीं लगाएंगे। दोनों रूपों में हम इसको समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर इतना सा ही फेर है कि एक में क्या है, व्यंजन है तो हलंत है, वर्ण है तो हलंत नहीं है। तो कई व्याकरणों में हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन लिखा है, कई में लिखा है स्पर्श वर्ण। तो विद्यार्थी ये सोचते हैं, खासकर जो पहले तैयारी शुरू करते हैं उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये है क्या, ये कैसा बखेड़ा है कि इसमें कहीं व्यंजन लिखा है कहीं वर्ण लिखा है। तो किसी तरह का की आशंका नहीं पालें, बल्कि ये इसी तरह से इनको समझे। ये क्या है, हलंत, हलंत है। हलंत का मतलब ये क्या है, इसके अंदर स्वर है, उसका आगमन नहीं है। हलंत लगते ही नीचे हलचिल लगते ही क्या हो गया, इसमें स्वर चला गया, केवल और केवल ये व्यंजन रह गया। हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्ण का विभाजन कैसे किया जा सकता है। इसमें हम शुरू में क्रम संख्या 1 पर लेते हैं स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण, इनका दूसरा नाम क्या है, स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण भी यही होते हैं, स्पृष्ट वर्ण कहें, और स्पर्शी वर्ण, तीसरा नाम इनका स्पर्शी वर्ण, इनको ये भी कहते हैं। तो बात एक ही है, शब्द हैं वे एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं, थोड़ा सा रूप परिवर्तन है, बाकी बातें वही है। अक्षर इसमें वही होंगे, वर्ण इसमें वही होंगे। तो मैंने स्पर्श वर्ण लिखा है, चाहे तो आप इनको स्पर्श व्यंजन लिख सकते हैं। व्यंजन लिखोगे तो आपको हलंत लगाना पड़ेगा, और मैंने सीधे सीधे लिख दिया स्पर्श वर्ण। अब मैं इनको सीधा सीधा लिखता चलूंगा। आप देखिए स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ और ङ। क, ख, ग, घ, ङ। ङ के इधर दाहिनी तरफ क्या है, बिंदु लगी हुई है। ये 5 क वर्ग हो गया, और दूसरा च वर्ग, च, छ, ज और झ और य। ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। फिर हो गया हमारा प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग हैं, वे क्या हो गए, स्पर्श वर्ण हो गए। इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, आप सुने कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, हमारे ओष्ठ, हमारे दंत, हमारी मूर्धा, इनके हमारी जिह्वा है वे क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे क का उच्चारण करते हैं तो ये स्पर्श कौन से अंगों का होता है, कंठ से जिह्वा का होता है। और च का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा किसको स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है। ट का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। और त का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को छूती है, तथा प का उच्चारण करते समय हमारी जीभ नहीं बल्कि हमारे ओष्ठ आपस में मिल जाते हैं। इसलिए परस्पर मुखांग मिलने के कारण, परस्पर मुखांगों का स्पर्श होने के कारण क्या कहलाते हैं, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ये स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं, ये स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 25। अभी इसमें एक खास बात बताऊंगा, इसमें दूसरा बिंदु है और वह है अपने आप में एक विशेष भी है। तो विशेष कैसे है कि इसके बाद में आते हैं उच्चारण के आधार पर स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिंदी में नाम को अच्छे से गौर करना चाहिए, नाम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नाम है वे लगभग परिभाषा बता देते हैं। स्पर्श संघर्षी यानी वे वर्ण जो स्पर्शी भी हैं, स्पर्शी तो है ही है, साथ में वे क्या है, संघर्षी भी है। संघर्षी का क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पर मैं बताऊं आपको। पहले ये देखते हैं कि इसमें है कौन कौन से। इसमें आपके च वर्ग है, च, छ, ज, झ और य, ये वर्ण है, ये व्यंजन है। ठीक है, इनमें कुछ विद्वान हैं वे य को शामिल नहीं करते हैं, कहते हैं कि वे नासिके की श्रेणी में, लेकिन च वर्ग पूरा ही आ जाता है। तो च, छ, ज, झ, य वे क्या है, स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श तो है ही है, मतलब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है
वह स्पर्श तो करती ही करती है ना। जीवा है वो तालु को स्पर्श करती है, लेकिन साथ ही साथ जैसे क का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो गया, ट का उच्चारण भी सीधा सरल हो गया, लेकिन च, छ, ज, झ, य इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु है वह तालु के और जीवा के बीच से थोड़ा संघर्ष करती हुई निकलती है, यानी उसे थोड़ी सी निकलने में गहरा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, संघर्षी हो गई, मतलब इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो ये च वर्ग है, इसको स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में रखा गया है। तो ये स्पर्श वर्ण भी है और ये स्पर्श संघर्षी भी है। परीक्षा में प्रश्न कैसे आए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा वर्ण स्पर्श और स्पर्श संघर्षी दोनों कोटि में रखा जा सकता है। इनमें से कोई सा वर्ण आए वह स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में रखा जा सकता है और स्पर्श वर्ण की भी श्रेणी में रखा जा सकता है। दोनों विकल्प इसके ऊपर आ सकते हैं, दो बातें इस पर पूछी जा सकती है, अतः ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। अब देखते हैं हम क्रम संख्या 3 पर। तो ये स्पर्श संघर्षी वाला विशेष है, ध्यान रखना। अब हम लेते हैं इसमें नासिक्य वर्ण। कौन सा वर्ण विद्यार्थियों, नासिक्य वर्ण, गौर करते जाइए। ध्यान हठात दुर्घटना घटी, जैसा कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दीवारों पर भी लिखा होता है कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी। इसमें ध्यान नहीं हटना चाहिए। सुनते समय बिल्कुल हमारे कान, हमारे कर्ण और हमारे नेत्र इसके ऊपर लगे रहने चाहिए और पूरा हमें इसको सुनना चाहिए। कुछ विद्यार्थी एक बार क्लिक किया और देखा, बंद कर दिया, इससे नहीं होता है। इसमें आपको लगातार जूझने की, समर्पित होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा समर्पण चाहती है। नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्णों में आ जाते हैं आपके न, य, ण, न, म। तो ये नासिक्य वर्ण है और ये अनुस्वार का रूप भी धारण करते हैं। ये पंचम वर्ण है और इनकी ध्वनि है वो नाक से निकलती है। इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु है वो नाक से निकलती है। तो ये नासिक्य वर्ण है, पंचम वर्ण। इसके बाद में हम लेते हैं क्रम संख्या 4 पर आपके उत्क्षिप्त वर्ण। बहुत ही गौर करने की आवश्यकता है कि उत्क्षिप्त वर्ण, इसके ऊपर विशेष प्रश्न आते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, ठीक है। मैं इनको वर्ण वर्ण लिख रहा हूं। इनको स्पर्श व्यंजन भी लिखा जा सकता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी लिखा जा सकता है, नासिक्य व्यंजन भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इनको वर्ण लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए। उत्क्षिप्त वर्ण क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण में दो आते हैं, एक तो ड़ और एक ढ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। एक तो ड़ और एक ढ, ये दो वर्ण हैं, वे उत्क्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। और उत्क्षिप्त का अर्थ मैं यहां पर लिख देता हूं, उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, फेंका हुआ या जिसका उच्चारण झटके से हो, झटके से जिसका उच्चारण, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त कहलाते हैं। तो यह ध्यान रखने की अति आवश्यकता है कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ या जिसका उच्चारण झटके से होता हो। देखिए ये ड़ और ढ, ये उत्क्षिप्त वर्ण, इन पर अनेक बार प्रश्न भी आ चुके हैं। इनके और भी नाम है, अनेक अनेक नाम है इनके। और क्या नाम है इनके? और नाम है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, ये है द्विगुण वर्ण, ये द्विगुण वर्ण, और ये द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट वर्ण, द्विस्पृष्ट वर्ण, और ये ताड़नजात वर्ण। ये क्या है? ये ताड़नजात वर्ण। इनको द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, इनको द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं, और इनको ताड़नजात भी कहते हैं। कौन सा वर्ण ताड़नजात है? तो ड़ और ढ क्या है? ताड़नजात है। कौन सा वर्ण कंपन जात है? प्रश्न आते हैं, कौन सा वर्ण कंपन जात है? तो र। आगे बढ़ेंगे हम, र कंपन जात और उत्क्षिप्त ताड़नजात। इनके नीचे बिंदु लगी हुई है, एकदम पैंदे में तल बिंदु है।
तो इनकी क्या विशेषता है? इनकी दोनों की एक खास विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कि कोई भी शब्द शुरू होता है, हिंदी में कोई भी शब्द शुरू होता है तो इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ड़ और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, वे किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकते। देखते हैं इनकी विशेषता क्या है कि शब्द के आरंभ में नहीं आते, शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते। कौन से दो वर्ण विद्यार्थियों? ड़ और ढ, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। हम डलिया लिखते हैं, ढाणी लिखते हैं, ढक्कन लिखते हैं, तो इनमें कहीं भी पहले बिंदु वाला ढ नहीं आएगा। जैसे हम लिखें ढाणी, तो ये ढाणी और ये ढाणी, है ना? ये हो गया शुद्ध और ये हो गया गलत। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बिंदु लगा दिया। तो ये ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, वह हिंदी शब्दों में शुरू में नहीं आएगा। हम लिखते हैं ढक्कन, ढक्कन और ढक्कन, तो ये तो हो गया शुद्ध और ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या गया? ये उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग कर दिया, तो ये अशुद्ध हो गया। इस प्रकार ये किसी भी शब्द के शुरू में प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है, तो इनके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। अब क्रम संख्या 5 पर हम लेंगे संघर्षहीन। संघर्षहीन वर्ण, संघर्षहीन वर्ण में य और वै को रखा गया है। संघर्षहीन वर्ण की कोटि में रखा गया है य और वै। ये दोनों वर्ण हैं, वे और क्या कहलाते हैं? इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। और इनको ईशत स्पृष्ट भी कहते हैं। और इनको एक मैं बता दूं आपको खास, सप्रवाही वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार ये है हमारे पास य और वै। और साथ में हम देखें कि य और वै किस कोटि में आते हैं? अंतस्थ वर्णों की श्रेणी में भी आते हैं। अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अब इन पर हम गौर करते हैं। य और वै दो हैं। य का उच्चारण किससे होता है? य तालु से और वै ओष्ठ। अब देखेंगे य रे ल वै, जो चार हमारे पास अंतस्थ वर्ण है, इनको पहले हम अंतस्थ तो इसलिए कहेंगे क्योंकि आंतरिक रूप में इनका उच्चारण एकदम से स्वर की भांति हो जाता है। और ये न तो स्वर है और न व्यंजन है, उनके बीच की कड़ी है, उनके बीच की स्थिति में इनका उच्चारण होता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल स्वरों की भांति उच्चारित हो जाते हैं। यह वह, तो कहीं कोई अंग है वह स्पर्श नहीं करता है, तो इसलिए इनको संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। और ईसत स्पृष्ट इसलिए कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा, तालु के और ओष्ठ आपस में ईशत का शाब्दिक अर्थ होता है ईशत। एक शब्द आया है ईशत का मतलब तनिक। ईशत यानी होता है विद्यार्थियों तनिक, या हम कहें थोड़ा। ईशत यानी थोड़ा। ईशत मतलब थोड़ा सा स्पर्श, हल्का सा स्पर्श आपस में वागिंद्रियों में होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ईशत स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इनको सप्रवाही भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर की भांति एकदम प्रवाह के साथ उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए ये सप्रवाही वर्ण भी कहलाते हैं और ये अंतस्थ वर्ण भी कहलाते हैं।
इस प्रकार यह है संघर्षहीन वर्ण य और व। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको ईषत् स्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं, इनको सप्रवाही वर्ण कहते हैं और इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये काम की चीजें हैं और कंपटीशन में कैसे भी पूछा जा सकता है। आजकल अंतस्थ वर्ण पूछने की बजाय, क्योंकि अंतस्थ का सबको पता होता है, लोग तैयारी कर रहे हैं, कूप मंडूक बनकर के जीने से व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि कुएं का मेंढक कुएं के अंदर ही घूमता है तो सोचता है कि दुनिया इतनी सी बड़ी है, लेकिन लोगों के बीच उतरता है और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ वह लोगों के साथ आगे बढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि तेरे से योग्य और भी हैं जो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दृष्टिकोण हमें व्यापक होना चाहिए। तो ये देखिए, संघर्षहीन वर्ण, अर्धस्वर, ईषत् स्पृष्ट, सप्रवाही और अंतस्थ, मैंने इसके 5 नाम आपको बताए हैं। इन पर आप गौर करके इनको उतारेंगे। ये है संघर्षहीन वर्ण। क्रम संख्या 6 पर हम लेंगे प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन कौन से को कहते हैं? रै को कहते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रकंपित वर्ण कौन सा कहलाता है? रै। क्योंकि रै का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा क्या करती है? जिह्वा तालु पर कंपन करती है, कंपन करती है। जिह्वा है वह तालु को स्पर्श करती है और उसको छूते हुए रै 2, 3, 4 बार इसमें कंपन सा होता है, इसलिए इसका नाम व्याकरण में रखा गया है प्रकंपित वर्ण। अब इसके लिए हम और खोज करते हैं तो हमें इसके अनेक नाम और भी मिलते हैं। देखिए इसमें और इसके क्या नाम है। इसको और कहते हैं लुंठित वर्ण, इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं। और इसका नाम, इसको कंपनजात वर्ण भी कहते हैं, इसको कंपनजात वर्ण भी कहते हैं। रे है वो कंपनजात भी। और एक इसका खास नाम मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं जिह्वोत्कंपी, जिह्वोत्कंपी वर्ण, जिह्वोत्कंपी। जिह्वोत्कंपी का मतलब जिह्वा जोड़ उत्कंपी, गुण संधि है, जिह्वा जोड़ उत्कंपी। जिह्वा यानी जीव, उत्कंपी यानी उत यानी ऊपर उठकर, कंपी यानी कंपन करती है। क्रम संख्या 7 पर पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है हमारे पास? जैसा कि आपको पता है, यह वह अर्धस्वर हो गए और रे प्रकंपित वर्ण हो गया। अब एक लय बच रहा है, तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? लय। अब ये लय है। पार्श्विक का मतलब होता है बगल से। पार्श्विक एक जो शब्द है हमारे पास अभी आया है पार्श्विक, इस शब्द का अर्थ होता है पार्श्विक यानी पीछे से। पार्श्विक का मतलब पीछे से या बगल से। इसका उच्चारण करते समय श्वास वायु जिह्वा के दाएं बाएं से, बगल से, इधर उधर से निकल जाती है और फिर जिह्वा नीचे आती है, तब इसका उच्चारण होता है। तो ये क्या है? पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक के बाद में क्रम संख्या 8 पर हम लेते हैं विद्यार्थियों संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण, जैसा कि नाम ही अपने आप में परिचय दे रहा है कि श्वास वायु को बड़ा संघर्ष करते हुए बाहर निकलना पड़ता है, तो वे क्या कहलाते हैं? संघर्षी वर्ण। इसमें आते हैं श, से और है। ये जो हमारे पास ऊष्म वर्ण है, इनको हम क्या कहेंगे? संघर्षी वर्ण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु है उसको संघर्ष करना पड़ता है और वह संघर्ष करती है जिह्वा और तालु के बीच से गुजरती है, तो इस एकदम से घर्षण से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इनका एक नाम ऊष्म भी है, ऊष्म वर्ण भी इनको
कहते हैं। या तो ये ऊष्म वर्ण है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि ऊष्म का गर्म होता है। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्म होता है। तो उच्चारण करते समय श्वास वायु बाहर निकलती है घर्षण करती हुई, संघर्ष करती हुई, इसलिए क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है। इस कारण ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो हमें इनके ऊपर पूरा गौर करना है। अच्छे से उच्चारण स्थान के आधार पर इन वर्णों का विभाजन हमने जो किया है, इसको हमें सुंदर ढंग से तैयार करना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें आप लाइक करें, शेयर करें और अपने